ज़रा ये वीडियो गौर से देखें। ये वीडियो तकरीबन साल 2010 के करीब का है, जिसके अंदर एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट जिसका नाम था बार्ट सेवरल चांद पर कदम रखने वाले पहले शख्स नील आर्मस्ट्रॉन्ग से ये सवाल करता है कि तुम मेरे हाथ के अंदर मौजूद बाइबल पर कसम खाकर कह सकते हो कि वाकई तुम चांद पर गए थे और मून लैंडिंग यानी चांद पर उतरना रियल था, ये सब कुछ सच था। और सिर्फ यही नहीं बल्कि इसके लिए मैं तुम्हें $5000 भी देने को तैयार हूँ। अगर तुम सच्चे हो तो इसमें कोई मसला नहीं होना चाहिए। लेकिन बहुत कोशिश के बावजूद भी नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने ऐसा नहीं किया और ये वीडियो आज भी YouTube पर मौजूद है। Mr. Armstrong, Bart Sibrel, ABC Digital. Wanted to give you the opportunity to swear on the Bible that you walked on the moon. Will you put your left hand on the Bible and swear to God that you walked on the moon? Gentlemen. Mr. Sibrel. Yes? If you really walked on the moon, why would you not do that? So why don't you just put the end to the record in the argument and put your hand on the Bible, swear to God you walked on the moon. Mr. Sibrel, knowing you, that's probably a fake Bible. Really? Well, no, it's a real Bible. You have the opportunity to have $5,000. The meeting is not open. Well, you have $5,000 cash. You can give it to charity if you swear on the Bible that you walked on the moon. आपको बताता चलूं कि बार्ट सेवरल कोई आम शख्स नहीं था। इसने हर मुमकिन वो कोशिश की कि लोगों को मून लैंडिंग के धोखे की हकीकत बताई जा सके। 2001 के अंदर उन्होंने एक फिल्म बनाई थी जिसका नाम था एस्ट्रोनॉट्स गॉन वाइल्ड। इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म के अंदर इन्होंने अपोलो मिशन के एस्ट्रोनॉट से अचानक मुलाकात करके बाइबल पर हाथ रखकर कसम खाने को कहा कि वो वाकई चांद पर गए थे। मिसाल के तौर पर इन्होंने बज एल्ड्रिन से भी इसी तरह का सवाल किया, जो कि 1969 के अंदर अपोलो मिशन के दौरान नील आर्मस्ट्रॉन्ग के बाद चांद पर उतरने वाले दूसरे शख्स माने जाते हैं। बट गेस व्हाट के इस बंदे ने भी जवाब देने के बजाय एंकर को जवाब में घूंसा मार दिया। अब इसकी साफ वजह गवर्नमेंट का प्रेशर था, क्योंकि झूठ एक्सपोज होने के बाद, राज खुल जाने के बाद इनको अपने आगे वाले इंजाम का खौफ था। या फिर यह भी मुमकिन है कि इतनी बड़ी अचीवमेंट के बाद इस तरह के छोटे सवाल करना इन एस्ट्रोनॉट्स को बुरा लगा हो। ये फैसला तो मैं आप पर छोड़ता हूँ कि हकीकत क्या हो सकती है। पर दोस्तों सच ये है कि 60 साल गुजरने के बावजूद भी मून लैंडिंग का धोखा अब तक की सबसे बड़ी कॉन्स्पिरेसीज में से एक है। देखें, सच को किसी बात का कोई खौफ नहीं होता, वो डंके की चोट पर कहा और सुना जाता है। लेकिन झूठ एक ऐसी लानत है जिसको छुपाने के लिए कई और झूठ बोलने पड़ते हैं जो आपस में मैच नहीं होते और झूठा शख्स किसी न किसी तरह से पकड़ा जाता है। वैसे तो मून लैंडिंग को झूठा साबित करने के लिए बहुत सारे सबूत दिए जाते हैं। मिसाल के तौर पर चांद पर कोई एटमॉस्फेयर ना होने के बावजूद अमेरिकन झंडे का वहां पर हवा की वजह से लहराना, सितारों के बगैर आसमान का बिल्कुल ब्लैक नजर आना, जो कि एक तस्वीर के अंदर पॉसिबल नहीं है। इसके अलावा हम देखते हैं कि चीज़ों के साए एक दूसरे के बराबर नज़र नहीं आते, मुख्तलिफ जगह पर मुख्तलिफ साए नज़र आते हैं। और अगर सूरज अकेला रोशनी का जरिया था तो सवाल ये पैदा होता है कि ऐसा क्यों हुआ। फिर हम देखते हैं कि चांद पर उतरते वक्त रॉकेट इंजन जल रहा था, लेकिन चांद की ज़मीन पर कोई गड़ा नहीं बना। और सबसे बढ़कर वैन एलन रेडिएशन बेल्ट, जो कि कुदरती तौर पर सूरज की हार्मफुल रेडिएशन से ज़मीन को बचाता है, इसको कैसे पार किया गया। आपको बताता चलूं कि ये वैन एलन रेडिएशन बेल्ट कोई आम चीज़ नहीं है, बल्कि ज़मीन के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये पैदा होता है, जो कि 60,000 किलोमीटर तक फैला हुआ है। ये सूरज से आने वाले चार्ज पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को अपने अंदर कैद कर लेता है और इसको पार करने के लिए बहुत ही जदीद प्रोटेक्शन चाहिए, जो कि साल 1969 के अंदर मुमकिन नहीं थी। इंसानों के पास उस टाइम के अंदर इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी मौजूद ही नहीं थी जो कि इसको चांद पर ले जाकर वापस भी ला सके, इवन के आज भी नहीं है। और अगर नासा की माने तो ये खिलौना चांद पर पहुंचकर वहां से वापस भी आ गया, बिल्कुल सेफ। कैन यू इमेजिन। इस तरह के न जाने कितने सवाल इस मून लैंडिंग को मशकूक बनाते हैं, जिसको हम पहले ही एक वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। लिहाजा आज हम नाकाबिले तरदीद मजीद सबूतों की बात करेंगे। बिल केसिंग नाम का ये बंदा नासा का एक कॉन्ट्रैक्टर था, जिसने साल 1976 के अंदर एक किताब लिखी थी जिसका नाम था वी नेवर वेंट टू द मून। और इस बंदे ने ना सिर्फ मून लैंडिंग को फेक कहा, बल्कि ये कहा कि इंसानों को धोखा दिया गया क्योंकि इंसान कभी चांद पर नहीं जा सका। और इसी बंदे का सबसे पहले कहना था कि हम इंसानों के पास वो टेक्नोलॉजी मौजूद ही नहीं थी कि चांद पर ले जाकर इंसानों को पहुंचा सकें। इसी ने मजीद कहा कि इस तमाम ड्रामा को एक स्टूडियो के अंदर फिल्माया गया, किसी फिल्म की शूटिंग की तरह, क्योंकि अमेरिका को USSR से कोल्ड वॉर के दौरान बढ़तरी हासिल करनी थी कि हम लोग स्पेस की टेक्नोलॉजी में तुमसे भी आगे हैं। वो अपने सबूत के अंदर मजीद कहता है कि नासा ने जो डाटा चांद से वापस आने के बाद दिया, इसके अंदर टेलीप्रॉम्प्ट वाला डाटा मिसिंग है और जो भी फोटोज लोगों को दी गई हैं वो सब की सब एडिटेड है। आज तक इस मिशन की रियल इमेजेस कभी भी किसी को नहीं दिखाई गई। They don't take pictures of stars. They had the greatest opportunity of anyone to film Saturn, Jupiter, the Milky Way, but nothing has come back from the moon to prove that they were there in terms of
what they could have seen in the celestial heavens. ये हैं हॉलीवुड के मशहूर डायरेक्टर स्टैनली क्यूब्रिक, जिन्होंने स्पेस ओडेसिटी और आइज वाइड शट जैसी मशहूर फिल्म्स बनाई हैं। स्टैनली उन लोगों में से था जो कि कामयाबी के लिए शैतान को अपनी रूह बेच चुके थे और इसकी पूजा किया करते थे, लेकिन जब इसकी मौत का वक्त करीब आया तो इसको अपनी ज़िंदगी पर बहुत पछतावा हुआ। लिहाजा पछतावे के तौर पर इन्होंने अपनी ज़िंदगी के आखिरी साल के अंदर आइज वाइड शट जैसी फिल्म बनाई, जिसके अंदर इस शैतानी दुनिया को दिखाया और बताया कि ये शैतान की पूजा करने वाले लोग कैसे दुनिया को कंट्रोल करते हैं और कैसे कैसे गलत काम करते हैं, सिर्फ अपने आका शैतान को राज़ी करने के लिए, जैसा कि एप्स्टीन फाइल्स के अंदर भी ये सब कुछ एक्सपोज हो चुका है। पर सच तो ये है कि स्टैनली क्यूब्रिक ने ये तमाम चीज़ें साल 1999 के अंदर दिखा दी थी और इसी साल अचानक से हार्ट अटैक की वजह से इनकी मशकूक हालात के अंदर मौत भी हो गई। देखिए, नासा ने सबूतों के तौर पर चांद से तकरीबन 400 किलोग्राम चांद की मिट्टी और पत्थर लाने का दावा किया था, लेकिन कोई यकीन से ये नहीं कह सकता कि यह मिट्टी वाकई चांद की है या फिर इस मिट्टी को इंसानों ने ही ज़मीन पर पहुंचाया। इसके अलावा सबूत के तौर पर चांद पर लगे कुछ रिफ्लेक्टर भी हैं जो कि नासा के मुताबिक उन्होंने मून मिशन के दौरान वहां पर छोड़ दिए थे, जहां पर आज भी लाइट मारने के जरिए चांद से लाइट रिफ्लेक्ट होकर ज़मीन पर आती है। पर मसला यह है कि मून लैंडिंग के अगले ही साल यानी साल 1970 के अंदर नवंबर में यूएसएसआर ने अपना एक रोवर जिसका नाम था लुंगहॉर्ड चांद पर भेजकर इस तरह के रिफ्लेक्टर चांद पर छोड़ दिए थे, बिल्कुल जैसे नासा मून मिशन के दौरान छोड़ने का दावा करता है। यानी बात करने का मकसद ये है कि उस टाइम के अंदर वो टेक्नोलॉजी मौजूद थी कि रोवर के जरिए इस तरह की चीज़ें चांद पर रखना पॉसिबल था, किसी इंसान को भेजना ज़रूरी नहीं था। सो बहुत हद तक पॉसिबल है कि किसी रोवर के जरिए ही बिना इंसानों की मदद के बगैर चांद की यह मिट्टी ज़मीन पर लाई गई हो और इसके अलावा ये रिफ्लेक्टर भी चांद पर किसी रोवर के जरिए रखे गए हों, इंसान के जाने की ज़रूरत ही ना पड़ी हो। फिर इसी तरह से हमने देखा कि साल 1973 के अंदर भी एक और मिशन रशिया ने दोबारा चांद की तरफ बिना इंसान के भेजा। यानी अगर आज के टाइम के अंदर चांद पर जाने के सबूत के तौर पर ये रिफ्लेक्टर और चांद की मिट्टी ही मून लैंडिंग का सबूत है, तो ये किसी इंसान से नहीं बल्कि मशीन से भी पॉसिबल है। और मशीन्स उस टाइम के अंदर भी चांद पर जा सकती थी, आज भी जा सकती हैं, महंगी ज़रूर है लेकिन ये पॉसिबल है। लेकिन इंसान का चांद पर जाना पॉसिबल नहीं है। इवन के आज के टाइम के अंदर भी इंसानों के पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है कि इंसान को चांद पर भेज सकें। साल 2025 तक 5 मुल्क चांद पर कामयाबी से अपने खलाई जहाज उतार चुके हैं, जिसके अंदर सोवियत यूनियन, अमेरिका, चाइना, इंडिया और जापान शामिल हैं। लेकिन नोट करें कि अमेरिका के अलावा दुनिया के इन तमाम मुल्कों ने सिर्फ अपने मशीनी रोवर ही चांद पर भेजने का दावा किया है। अमेरिका ने सिर्फ ये दावा किया है कि हमने इंसानों को चांद पर भेजा है। तो अब इन तमाम सबूतों के बाद आप खुद फैसला करें कि क्या वाकई इंसान चांद पर गया था या फिर ये इंसानी तारीख का सबसे बड़ा झूठ है जो आज तक हमें स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर पढ़ाया जाता है। और अगर वाकई ऐसा है तो सोचें कि आज की डेट के अंदर हम वर्ल्ड एलीट क्लास की तरफ से, जो कि दुनिया को कंट्रोल कर रही है, ऐसे कितने एल्यूजन्स के अंदर जी रहे हैं जिसका हमें कोई अंदाज़ा ही नहीं है। मिसाल के तौर पर ये अर्थ का रियल मैप नहीं है और ना ही ये ज़मीन की असल शेप है। इन दोनों चीज़ों पर फिर किसी और वीडियो के अंदर डिटेल से डिस्कस करेंगे। तब तक अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने को मिला तो इसको ज़रूर लाइक कीजिए और अब मैं मिलूंगा आपसे एक ऐसी ही नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।